नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमारे द्वारा लघु पाराशरी के तृतीय अध्याय दशा फलाध्याय को समझने का प्रयास किया गया। आज की चर्चा को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समय नष्ट न करते हुए आते हैं मुख्य विषय पर। शास्त्रकार अगले श्लोक के माध्यम से लिखते हैं कि सत्यपि स्वेन संबंधे न हन्ति शुभ भुक्तिषु हन्ति संतप्य संबंधे मारकः पाप भुक्तिषु। मारक ग्रह की चर्चा आई। हम सभी लोगों ने पूर्व की वीडियो के माध्यम से या पूर्व के श्लोक के माध्यम से मारक भावों को समझ लिया है कि अष्टमम आयुषम स्थानम अष्टमात् अष्टमम जयत। जन्म कुंडली का अष्टम स्थान मारक स्थान होता है। अष्टम से अष्टम स्थान यानी जन्म कुंडली का तृतीय स्थान भी मारक स्थान समझना चाहिए। और शास्त्रकार ने पुनः अगली पंक्ति के माध्यम से लिखा कि तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते है। तयोः कयोः अष्टम तृतीययोः। अष्टम स्थान से व्यय स्थान जन्म कुंडली का सप्तम स्थान और जन्म कुंडली के तृतीय स्थान से व्यय स्थान जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, जन्म कुंडली का अष्टम, साथ ही साथ जन्म कुंडली का सप्तम और जन्म कुंडली का तृतीय अथवा जन्म कुंडली का सप्तम द्वितीय स्थान, इन स्थानों को मारक स्थान समझना चाहिए। शास्त्रकार ने इस श्लोक के माध्यम से कहा कि सत्यपि स्वेन संबंधे न हन्ति शुभ भुक्तिषु। यदि किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में मारक ग्रह की दशा चल रही हो और मारक ग्रह की महादशा में तत्संबंधी किसी पापी ग्रह की दशा चल रही हो या तत्संबंधी किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, तब ऐसी स्थिति में वह मारकेश ग्रह उस जातक अथवा उस जातिका को कष्ट नहीं पहुंचाता अथवा ऐसी स्थिति में उस जातक अथवा उस जातिका की मृत्यु नहीं कहनी चाहिए। कैसी स्थिति हो? मारकेश की महादशा हो, लेकिन मारकेश की महादशा में मारकेश के साथ संबंध स्थापित किए हुए शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, तब क्या होगा? मारकेश उस जातक अथवा उस जातिका को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। कष्ट नहीं पहुंचाने का तात्पर्य यह है कि जातिका की मृत्यु नहीं होगी अथवा जातक की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मारक शब्द मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपसे कहा था कि यथा नाम तथा गुणः, जैसा जिसका नाम होता है वैसा ही स्वभाव, वैसा ही गुण उसका समझना चाहिए। जब मारकेश की चर्चा चल रही है, मारक स्थान के स्वामी की चर्चा चल रही है, तो जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में जब भी इसकी दशा आएगी तो कुछ ना कुछ कष्ट तो अवश्य होगा, लेकिन शारीरिक कष्ट समझना चाहिए। शारीरिक कष्ट के स्थान पर मृत्यु नहीं कहनी चाहिए। अगली पंक्ति के माध्यम से पुनः शास्त्रकार ने स्पष्ट किया कि जब मारकेश की दशा चल रही हो, लेकिन मारकेश के दशा अंतर दशा में मारकेश के साथ संबंध स्थापित न किए हुए पापी ग्रह की अंतर दशा जब आ जाए, तब तो ऐसी स्थिति में अवश्य ही मरण कहना चाहिए। कैसी स्थिति में? मारकेश की महादशा हो और मारकेश की महादशा में मारकेश के साथ संबंध स्थापित किए हुए, तत्संबंध स्थापित न किए हुए पापी ग्रह की दशा जब आएगी, तब ऐसी स्थिति में अवश्य मरण कहना चाहिए। तो इस विषय को हम सभी लोगों ने समझा। अगले श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार ने स्पष्ट किया कि परस्पर दशायाम च भुक्तौ सूर्य भार्गवौ व्ययत्येन विशेषेण प्रतिशेताम शुभाशुभम। सूर्य से उत्पन्न यानी शनि और साथ ही साथ भार्गव यानी दैत्यराज शुक्र और शनि की चर्चा आई। तो शास्त्रकार ने कहा कि शुक्र और शनि दो परस्पर ऐसे ग्रह हैं। अगर हम चर्चा करें शनि के लग्न की हम चर्चा करें, शनि के लग्न मकर लग्न अथवा कुंभ लग्न। मकर लग्न की हम चर्चा करें तो मकर लग्न में सदैव शुक्र योग कारक रहते हैं, क्योंकि मकर लग्न में शुक्र पंचम स्थान और साथ ही साथ जन्म कुंडली के दसम स्थान के स्वामी होंगे। पंचम स्थान के साथ साथ केंद्र में भी वह स्थान जो सर्वाधिक बली स्थान है। इसलिए मकर लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन से हो गए? तो दैत्यराज शुक्र हो गए। और उसी प्रकार हम चर्चा करें तो कुंभ लग्न में भी शुक्र, कुंभ लग्न में भी दैत्यराज शुक्र जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी होने के साथ साथ जन्म कुंडली के नवम स्थान के स्वामी होंगे। इसलिए मकर लग्न में भी, कुंभ लग्न में भी दैत्यराज शुक्र क्या हो गए? परम योग कारक ग्रह हो गए। और ऐसी हम चर्चा करें दैत्यराज शुक्र के लग्न की, हम चर्चा करें वृषभ लग्न की, हम चर्चा करें तुला लग्न की। वृषभ लग्न में भी शनि क्या होंगे?
नवम स्थान और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 10वें स्थान के स्वामी होंगे। इसलिए वृषभ लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन से हो गए? तो शनि हो गए। और साथ ही साथ यदि हम चर्चा करें तुला लग्न की, तो तुला लग्न में भी शनि जन्म कुंडली के 4th स्थान और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 5वें स्थान के स्वामी होंगे। इसलिए तुला लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रहों की श्रेणी में कौन आएंगे? तो दैत्यराज शनि आएंगे। इसलिए कहने का भाव यह है श्लोक के माध्यम से, जब भी शुक्र की दशा चलेगी, अगर शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब भी आएगी तब सर्वश्रेष्ठ समझनी चाहिए। और साथ ही साथ जब शुक्र की महादशा चल रही हो और शुक्र की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आ जाए तब वह सर्वश्रेष्ठ समझनी चाहिए। लेकिन किन लग्नों में? तो शास्त्रकार ने कहा कि मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, वृषभ लग्न हो और साथ ही साथ जन्म कुंडली का तुला लग्न हो। इन लग्नों पर जब भी शनि की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा चल रही हो, तब भी इनकी दशा में जब इनका अंतर्दशा आएगी तब अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ शुभ फल समझना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अन्य लग्न हो, तो अन्य लग्न में कैसी स्थिति है कि अन्य लग्न में शनि यदि सर्वाधिक बली है तो इनका पापत्व बढ़ जाता है, और शुक्र भी सर्वाधिक बली है तो इनका भी पापत्व बढ़ जाता है। अन्य लग्नों की चर्चा हो रही है। अन्य लग्नों में शास्त्रकार ने ऐसा कहा, जब ये क्षीण हो अथवा जब यह नीच राशि पर विराजमान हो या पापत्व इन पर विराजमान हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में जातक को ये सर्वाधिक कष्ट नहीं पहुंचाते। कुछ ना कुछ अकष्ट तो अवश्य ही पहुंचाएंगे, लेकिन जितना कष्ट पहुंचाना चाहिए उतना कष्ट ये दोनों ग्रह अन्य लग्नों में नहीं पहुंचाते। और साथ ही साथ वृषभ लग्न और तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न में ये दोनों ग्रह सर्वदा कारक रहते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से इन दोनों श्लोकों के भावार्थों को, आशयों को, सिद्धांतों को, नियमों को, सूत्रों को हम सभी लोगों ने समझा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।